उत्तराखंड में पिछले 20 दिनों की खबरों को जोड़कर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ अपराध नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा एक पैटर्न जिसमें नशा और रिश्तों का पतन दो ऐसी चीजें हैं जो इन अपराधों में बड़ी कॉमन है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या इसके पीछे एक तीसरी ताकत भी काम कर रही है? एक तरफ राज्य में अपराध की इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन राजनीति में बहस बना मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन और डेमोग्राफिक चेंज का भूत। आखिर क्या है मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डेमोग्राफिक चेंज का सच? आखिर भोले भाले पहाड़ियों को कब तक मैदानी भागों में जमीन के नाम पर ठगा जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश। वीकली खबरबात के आज के एपिसोड में समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब। देहरादून में हो रही हत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अगर पिछले 20 दिनों की बात की जाए तो राज्य की राजधानी में कई हत्याएं हो चुकी हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े गोली चलाने में भी डर नहीं रहे हैं। जिस तरह दिन दहाड़े हत्या और लूट के मामले देहरादून में सामने आ रहे हैं, उससे देहरादून पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है। ये सवाल सिर्फ देहरादून पुलिस तक सीमित नहीं है, सवाल तो पूरी उत्तराखंड पुलिस पर है। हल्द्वानी में चौकी से 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर केस होगा तो पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है। उत्तराखंड में सिर उठाते जंगल राज पर हम पिछले हफ्ते एक लंबी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, जिसे आप दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज हम अपराध के कुछ दूसरे पहलुओं पर बात कर रहे हैं। सनसनीखेज जर्नलिज्म के युग में इन हत्याओं की संख्या पर तो बात हो रही है, लेकिन कई ऐसे अन्य पहलू भी हैं जिस पर बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। न तो इस पर बात हो रही है कि इन अपराधों में नशे का क्या रोल है, और न ही इस पर बात हो रही है कि बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति में रिश्ते कैसे मर रहे हैं। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि जिस तरह से हिंसा को नॉर्मलाइज कर बतौर मनोरंजन घर घर परोसा जा रहा है, उससे किस तरह से मानसिक प्रभाव पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में हुई पिछली घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि बढ़ते अपराधों में ये अन्य पहलू क्या हैं। अगर आप पुलिस के रोल वाले पहलू को छोड़ दें तो उत्तराखंड में हो रही इन वारदातों में आपको दो चीजें बड़ी कॉमन दिखेंगी। पहला नशा, दूसरा रिश्तों का खेल। थोड़ा सा समझते हैं। देहरादून में एक महिला अपने परिचित के साथ मिलकर बेटे की हत्या की सुपारी देती है। खबरों में महिला और उसके परिचित के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। मामला करोड़ों की संपत्ति का था, जिसमें 12 लाख में शूटर हायर किए जाते हैं। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लग रही ये घटना असल में पूरी तरह सच्ची है, जिसमें लालच मां की ममता पर भारी पड़ गया। देहरादून की इस मां को जहां कलयुगी मां बताया जा रहा है, वहीं हरिद्वार के एक बेटे को कलयुगी बेटा बताया जा रहा है। हरिद्वार में करीब 1 महीने पहले एक बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही पिता की हत्या करवा दी। इस कलयुग की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाए तो कलयुगी मां और बेटे के बाद एक कलयुगी भाई विकासनगर में मिला। आरोप है कि विकासनगर में 12वीं की छात्रा की हत्या उसके अपने चचेरे भाई ने की। पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का गला धारदार हथियार से रेंतकर पुलिस थाने पहुंच गया। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया गया। ऋषिकेश में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़के ने प्रेमिका के माथे पर गोली मार दी। कारण युवती का विवाह से मुकरना बताया गया। देहरादून में सरे बाजार एक युवती का गला काटकर हत्या कर दी गई। जांच में आरोपी और युवती के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई। हरिद्वार में 16 साल के कुणाल की हत्या का आरोपी उसका दोस्त निकला। दोनों गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। आरोपी अरविंद की बहन को लेकर कुणाल ने अपशब्द कहे, जिसके बाद अरविंद ने कुणाल की हत्या कर दी। हल्द्वानी में हुए डबल मर्डर केस में लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद बहस हुई जो डबल मर्डर केस तक पहुंच गई। इन घटनाओं में आपको रिश्ते और नशे की बात बड़ी कॉमन दिखेगी। समाज में हमारे रिश्ते तो खोखले हो ही रहे हैं, लेकिन नशा इसकी तीव्रता को बढ़ा रहा है। एक समय था जब उत्तराखंड के लोग नशे के नाम पर अल्कोहल को जानते थे। जो पक्के नशेड़ी हुआ करते थे उनका परिचय चरस जैसी चीजों से था, लेकिन आज नशा उत्तराखंड के घर घर तक पहुंच गया है। उसका ये स्वरूप अल्कोहल के तौर पर ही नहीं बल्कि स्मैक के तौर पर घर घर पहुंच चुका है और घरों की बर्बादी का कारण बन रहा है। कुछ दिन पहले कुमाऊं में MDMA ड्रग्स का नेटवर्क पकड़ा गया। चंपावत और पिथौरागढ़ में मुर्गी के बाड़े के भीतर MDMA ड्रग्स बनाने की इस खबर से सवाल उठता है कि आखिर किसकी मदद से पहाड़ इस नशे की चपेट में आ गिरा है। इस नशे और रिश्तों के जाल के बीच इस बात पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए कि कैसे समाज में हिंसा का नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। एनिमल जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिसमें हीरोइज्म का मतलब हिंसा है। मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया आज के हीरो हैं, जिनकी 8 साल से 80 बरस तक के लोगों के बीच पहुंच है। हाल ही में आई तेरे इश्क में जैसी फिल्में प्यार के नाम पर जिस तरह हिंसा का नॉर्मलाइजेशन कर रही हैं, उसके अपने बड़े खतरे हैं। मोबाइल में बच्चे जो गेम खेल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम हिंसा आधारित ही हैं।
युवाओं के बीच पबजी जैसे पॉपुलर गेम हैं जो हिंसा पर आधारित हैं। ऐसे कई सारे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि मनोरंजन के नाम पर हमारे जीवन में परोसी जा रही ये हिंसक घटनाएं हमें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। जब राज्य में कानून व्यवस्था और नशा इतनी बड़ी समस्या है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य की राजनीति में इसके इर्द गिर्द ही चर्चा होगी। पर इस हफ्ते तो चर्चा रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। भाजपा के नेताओं ने चुनाव आने से ठीक 1 साल पहले अपने पिटारे से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन निकाल दिया है। ये वही जिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे नचाकर भाजपा ने पिछला विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन भाजपा जिस जमीन के दावे को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिन से अब डेमोग्राफिक चेंज के भूत के रूप में नचाना चाहती है, उस पर जमीन के दावे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दरअसल पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को धौलांस में 20 एकड़ जमीन स्कूल खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी। इस अनुमति में ये जोड़ा गया कि ट्रस्ट को 180 दिनों के भीतर 20 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। ये ट्रस्ट इस समय करीब 15 एकड़ जमीन ही खरीद पाया। ट्रस्ट ने सरकार से फिर 4 महीने का समय मांगा, जिसकी परमिशन तिवारी सरकार ने दे दी। लेकिन ट्रस्ट अगले 4 महीनों में भी जमीन नहीं खरीद पाया और सरकार ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी जमीन को अधिग्रहित कर दिया। एनडी तिवारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में ही सरकार ने जमीन पर निर्माण से आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को खतरे की बात कही थी। 2007 से 2010 तक चले इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के फेवर में फैसला सुना दिया। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, सरकार और ट्रस्ट के बीच मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा, जब हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, यानी हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी भाजपा सरकार के नेताओं की सरकार ने की थी। इसके अलावा 2010 में जब ये फैसला सुनाया गया तब भी सरकार भाजपा की थी और उसने इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं की। इसका कारण संभवतः ये रहा कि फैसले में कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से सरकार के पास जमीन पर निर्माण की अनुमति न देने के अधिकार सुरक्षित हैं और अगर सरकार निर्माण की परमिशन नहीं देती है तो याचिकाकर्ता यानी ट्रस्ट सरकार की अनुमति से यह जमीन बेच सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर भाजपा किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की पीपड़ी बजा रही है। ट्रस्ट की जिस जमीन पर भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि यहां समुदाय विशेष के लोगों को बैठाया जा रहा है, उसकी पहली रजिस्ट्री 2016 में होती है। 2016 से 2026 तक हुई रजिस्ट्री में कई सारे पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर यहां जमीन खरीदी। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी से पहाड़ के लोग बेचैन हैं। देहरादून जिलाधिकारी के नाम लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है जो दावा करता है कि धौलांस में खाता संख्या 531 में छोटे छोटे भूखंड उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपने जीवन भर की पूंजी को निवेश कर खरीदा है। उक्त भूमि पर 165 लोगों ने जमीन खरीदी है जो सभी हिंदू हैं और उनमें से कई पूर्व सैनिक हैं। जमीन के नाम पर पहाड़ के भोले भाले लोग किस तरह ठगे जाते हैं उसे ऋषिकेश में 15,000 परिवारों पर आए छत छीनने के खतरे से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में आधे ऋषिकेश को जंगल बता दिया गया है। टेकचंद शर्मा और अनीता कंडवाल के बीच शुरू एक दीवानी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर जनहित और पर्यावरण संरक्षण में बदल गया। कहां तो अनीता कंडवाल टेकचंद से अपना मकान छुटाने की सोच रही थी, कहां अब आधा शहर ही जंगल घोषित किया जा चुका है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब टेकचंद ने गुमानीवाला में 30 बीघा जमीन को अपनी पुश्तैनी जायदाद बताकर अनीता कंडवाल समेत 25 परिवारों को जमीन से बेदखल करने का मुकदमा दर्ज कराया। मामला एसडीएम कोर्ट से एडीजे कोर्ट होता हुआ हाईकोर्ट पहुंचा और हर जगह टेकचंद जीतता गया। आखिर में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो टेकचंद का दावा खारिज करने के लिए कहा गया कि टेकचंद जिस जमीन पर दावा कर रहा है दरअसल वो जमीन तो वन विभाग की है। जमीन से हटाने का अधिकार टेकचंद का नहीं वन विभाग का है। जहां तक लगता है पहाड़ के सीधे साधे लोगों ने ये तर्क इसलिए दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि सरकार तो उनकी अपनी है और फिलहाल किसी तरह टेकचंद के चंगुल से निकला जाए। इधर कोर्ट ने जब दस्तावेज देखे तो पाया कि ऋषिकेश में तो हजारों हजार एकड़ वन भूमि पर आज बसासत बसी है। इसी समय सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी आई और उसने कहा कि ऋषिकेश का मामला दिखाता है कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से हजारों एकड़ वन भूमि को हड़प लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी रही। इस फैसले के बाद से ही ऋषिकेश के करीब 15,000 परिवार जिनकी आबादी 75,000 है उन सभी पर छत छीनने का खतरा आ गया है।
क्या गजब है ना, हमारा शासन प्रशासन जहां सड़क, बिजली और एम्स देता है, वो कोर्ट की नज़र में जंगल हो जाते हैं। जिस जमीन को लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर खरीदा, आज वहां वही लोग अवैध बताए जाते हैं। कौन हैं ये लोग जो पहाड़ से सपने लेकर मैदान में आए? आज पहाड़ की स्थिति क्या हो गई है, आप अखबार उठाकर देख सकते हैं। न स्वास्थ्य है, न शिक्षा, और अब तो आए दिन जंगली जानवरों के हमले की खबर अलग आती है। आप लालढांग से चिल्लरखाल की रोड की मांग से समझ सकते हैं कि आखिर लोग ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी जैसी जगहों में पलायन करने को मजबूर क्यों हैं। करीब 11 किलोमीटर की सड़क जो 18 गांवों के करीब 40,000 लोगों को फायदा पहुंचाएगी, उसकी मांग 2008 में शुरू होती है। स्थानीय लोग सालों साल सड़क के लिए आंदोलन करते हैं और 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सड़क का बनना तय होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नेताओं के बीच शुरू होती है होड़ क्रेडिट लेने की। राजनीति में क्रेडिट लेना बड़ी चीज है, इसलिए तो रितु खंडूरी कोटद्वार से बधाई दे रही हैं और अनिल बलूनी दिल्ली से।